गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों। आज काफ़ी लंबे समय बाद हम प्रस्तुत हो रहे हैं क्योंकि बीच में कई परीक्षाएं थी, उनके परिणाम थे और बहुत सारे काम आप व्यस्त रहे, इसलिए नवोदय की वीडियोस नहीं बना पाए। लेकिन अब आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ जनपद हाथरस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वीडियो सर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम विज्ञान के नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो होने वाली है 8 फरवरी को, जिसके लिए हर लहजे से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मक्का उगाने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? आप सब लोग किसान हैं, जानते हैं मक्का कौन सी फसल के रूप में आती है? उगाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति कौन सी है? तो देखिए, मक्का जो है बच्चों वो खरीफ की फसल है। किसकी? और इसके उगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? निम्न तापमान यानी कम तापमान हो, और उच्च आर्द्रता यानी नमी हो वातावरण में, और उच्च तापमान भी होना चाहिए। तो ये 3 परिस्थिति में मक्का का बीज जो है उपज के आता है। अब यहाँ समझ लेते हैं हम, मक्का जायद की खरीफ की फसल है। निम्न तापमान का मतलब मक्का बोई जाती है बरसात के मौसम में भी और गर्मियों के मौसम में भी। तो उच्च तापमान भी होता है और गर्मियों में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, यानी पानी में नमी की मात्रा, वो वायुमंडल में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, बाष्पन की क्रिया तेज़ी से होती है, तो उस चक्कर में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सामान्य सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल में लाए जाते हैं? खरपतवार नष्ट या साफ करने के लिए, नष्ट नहीं करेंगे, साफ करने के लिए लिखना, करने के लिए कौन से औजार प्रयोग में लाए जाते हैं? ठीक है, बताओ तुम में से कोई। खुरपी और बस ये 2 ही हैं मुख्य, खुरपी और फावड़ा। ठीक है, बड़े खरपतवार के लिए फावड़ा काम आता है और छोटे खरपतवार के लिए, जैसे निराई कहते हैं, निराई करने पे हमारा निराई का कॉन्सेप्ट ये है कि हम खेतों से खरपतवार को हटा रहे होते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें निराई जो है बिना खरपतवार के भी की जाती है ताकि हम भूमि की केस नलियों को तोड़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, परपोषी कोशिकाओं के भीतर जो रोग के जीवाणु होते हैं वे कैसे मरते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे, परपोषी जीवों के भीतर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें किस प्रकार नष्ट किया जाता है? उन्हें किस औषधि से नष्ट किया जाता है? तो देखो, यहाँ पे 2 चीजें समझने की। परपोषी जीव कौन होते हैं बताओ जरा। ये इस क्लास में परपोषी तुम हो और स्वयंपोषी मैं हूँ, यानी जो अपना भोजन कमा के खुद लाए वो स्वयं जीवी कहलाएगा, और जो दूसरों से भोजन प्राप्त करे वो परजीवी कहलाएगा। और अगर इसको ज़्यादा क्लियर करें तो प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं आसपास के, वे सब स्वयंजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और हम उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम हो गए परजीवी। तो यहाँ मनुष्यों की और जीवधारियों की बात हो रही है। तो परपोषी जीवों के भीतर जो हानिकारक बैक्टीरिया या रोगाणु आ जाते हैं, पैथोजेंस आ जाते हैं,
उनको नष्ट करने के लिए कौन सी दवाई काम में आती है, तो वो होती है प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, उन्हें एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है प्रतिजैविकी दवा। ये प्रतिरक्षी है, सॉरी माफी चाहेंगे हम, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, यहाँ पर एक और टैबलेट मैंने तुम बताई थी, जो पेट के दर्द के लिए टैबलेट इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट्स। ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, जो प्रतिरक्षी दवाएं होती हैं, जो प्रतिजीवी दवाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपायरेटिक, और जो प्रतिरक्षी होती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, और जो पेट दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है उन्हें बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट्स। ठीक है, ये तो कुछ गोलियां हैं, उनके नाम हैं। आगे लिखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए, ये पता होना चाहिए क्वेश्चन। पेनिसिलिन का टीका लगता है की खोज किसने की, लुई पास्चर गलत जवाब है। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं कई बार लिखा चुका हूं, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। एनएमएस की पढ़ाई सब भूल गए। देखो, पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है, पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है। देखो, पॉलीकॉट दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ ध्यान देंगे, पॉली और कॉट। पॉली माने पॉलीमर, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, कोई बच्चा बताए, पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर, रेयान, डेक्रॉन, नाइलॉन, क्या है ये, संश्लेषित रेशे। कैसे, सिंथेटिक, या जो प्रयोगशाला में बनाने वाले रेशे होते हैं वो है। तो पॉलीकॉट संश्लेषित रेशे, और कॉट माने कॉटन। कॉटन किसे कहते हैं, कपास या रुई। तो दोनों को मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं पॉलीकॉट, या ये एक तरह का कपड़ा होता है। तो ये किससे मिलकर बनता है, पॉलिस्टर और कॉटन से, यानी एक सिंथेटिक फाइबर और एक नेचुरल फाइबर को मिला के जो बनेगा वो कहलाएगा पॉलीकॉट। क्या कहलाएगा, पॉलीकॉट। वेरी गुड। अगला लिखे, कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। हाँ, अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि अम्लीय विलयन में कौन सा लिटमस किस में बदलेगा और क्षारीय विलयन में कौन सा बदलेगा, बताएगा कोई, बताओ। अम्लीय विलयन में नीला लिटमस कैसा होता है, लाल। ये मेरे नाम से ही है, जैसे मेरा नाम अनिल है तो इसको हम अनल कर देते हैं, अनल, यहाँ समझेंगे। अ से अम्लीय विलयन, न से नीला लिटमस, और ये बदल जाता है किसमें, लाल में। ठीक है, लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का कागज होता है बच्चों। क्या होता है, कागज होता है, नेचुरल कागज, जो विलयन क्षारीय है अम्लीय है इसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अगर कोई भी विलयन अम्लीय है तो उसमें नीला लिटमस डालते ही वो लाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्षारीय है तो उसका सूत्र है छलन। क्या है, छलन। छ से क्षारीय सॉल्यूशन, ल से लाल लिटमस, और न से नीला। ये फॉर्मूले से आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद हो जाएगा। छलन का मतलब है क्षारीय विलयन में जब लाल लिटमस डाला जाएगा तो नीला हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से अम्लीय में लाल लिटमस डाल दिया तब क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, वैसे के वैसे ही रहेगा वो, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो वहीं आएगा क्षारीय विलयन में।
क्षारीय किसी सॉल्यूशन में, मान लो इस बीकर में एक द्रव भरा है, ठीक है, क्या भरा है, अब हमें पता नहीं है ये क्षार है या अम्ल है, तब इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसी लिटमस पेपर को डालकर। पहले हम इसमें नीला लिटमस डालेंगे, अगर ये लाल हो गया तो क्या कहलाएगा, ये अम्ल। अगर लाल लिटमस डालेंगे और लाल वाला लिटमस नीला हो गया तो क्षारीय। तो ऐसे हम अननोन विलेन को पहचान सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। एक पीएच पैमाना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, पीएच, ठीक है, उस पर अम्लीय और क्षारीय की पहचान की जाती है कि कौन सा विलेन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो जब अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 है, कितनी है, 7, तो विलेन कैसा होगा, 7 का मतलब न्यूट्रल या उदासीन। किसकी है 7 वैल्यू, पानी, जल, H2O। और जल ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। 7 से ऊपर जाएंगे हम 14 तक तो यहाँ हो जाएंगे महाक्षारीय या क्षारीय, और 7 से नीचे जाने पर 1 पे हम अम्लीय। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4, यानी नींबू बहुत खट्टा होता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी, कौन सा, और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ध्यान से सोच के बोला करो आंसर। आगे देखिए, ये वाला मैं आंसर बताना भूल गया था, इसका आंसर लिख लेना आप, सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन। इसका आंसर था SO2 का विलयन, SO2 का जलीय विलयन लाल हो जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो SO2 का विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। कैसा हो गया, अम्लीय। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, उठ के आता है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, कोई बताएगा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं और कैसे होती है, बताइए, जितना भी याद आ रहा है बताओ, सोचो, किसे कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अच्छा, अम्ल वर्षा कहते किसे हैं, कौन सी वर्षा को अम्ल वर्षा कहेंगे, सबसे पहली वर्षा जो गर्मियों की खत्म होती है, जो पहली बारिश आएगी वो अम्ल वर्षा होगी। अब ऐसा क्या होता है उसमें जो एसिड बन जाता है, बताइए। एक बच्चा बोला, सारी हानिकारक गैसें मिलकर एसिड नहीं बनाएंगी, कोई एक विशेष गैस मिलकर पानी के साथ मिलेगी और वो तेजाब बनाएगी। हाँ बिल्कुल सही जवाब खुशी दीदी का, SO2 और H2O मिलकर H2SO4 बना देते हैं। इसको बोलते हैं हम अम्लों का राजा या तेजाब। क्या बोलते हैं, तेजाब या अम्लों का राजा, ठीक है, का राजा। और ये जब संगमरमर पर गिरता है, किसी भी चीज़ में गिरता है तो उसको गला देता है, गलाना शुरू कर देता है, या तो गला देता है या शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है, जैसे सोने लगते हैं। तो हमें पहली बार इसमें नहीं नहाना चाहिए, हट जाइए। आगे लिखिए, धमाके बनाने में किसका प्रयोग होता है, धमाके या पटाखे बनाने में, धमाके या पटाखे बनाने में किसका प्रयोग होता है। देखो हमने इससे पहले एक सवाल बताया था, शायद आपको ध्यान नहीं है, जो फुलझड़ी होती है लाल रंग की और हरे रंग की, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, लाल वाली में क्या मिलाया जाता है, हरी वाली में क्या मिलाया जाता है, तुम थोड़ी देर बताना, ठीक है, जाओ मैं वीडियो बना दूँ, ज़्यादा कर दूँगी। हाँ ठीक। तो देखो हरी वाली जो फुलझड़ी होती है उसमें मिलाया जाता है स्ट्रोंशियम, ग्रीन कलर का धुआं देता है। देखिए किसी ने दिवाली में जलाई थी। वैसे पटाखे जलाने चाहिए, मैं पटाखों को प्रमोट नहीं करता हूँ क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पटाखों की वजह से जो गैस हैं दिल्ली की हवा है वो दूषित हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें पटाखे बनाने के लिए मिला जाता है कॉपर, Cu, ठीक है। कॉपर माने तांबा, और कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कैसा होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक यानी कंडक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कोयला जलाने पर कौन सी गैस बनती है, बताओ, ये तो पता होगा, बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कोयला जलाने पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जो खतरनाक गैस है। अगला क्वेश्चन देखें, कोयला कैसे बनता है,
किसके अवशेषों से कोयला बनता है? कोयला किसके अवशेषों से बनता है? इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? और जीवाश्म बनते हैं हजारों लाखों साल पहले जमीन में दबे पशु और पेड़ पौधों के अवशेष से। किससे? पशु और वनस्पति के अवशेषों से, ये अवशेषों से इससे कोयला बनता है। ठीक है, इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं या जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। ईंधन। अब देखो, जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वो होती है, क्या होती है? जीवाश्म विज्ञान। क्या नाम है इसका बताओ कोई? टाइप ब्रेकर क्वेश्चन है ये, कोई बच्चा जवाब दे। पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किस विधि से किया जाता है बताओ कोई? छानेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों को किस विधि से अलग किया जाता है? रिफाइनिंग। किससे? इसको बोलते हैं हिंदी में पृथक्करण। रिफाइनिंग। रिफाइनिंग से अलग किया जाता है, इसी से बना है रिफाइनरी। क्या बना है? रिफाइनरी। रिफाइनरी यही होती है तेल शोधन कारखाना, हिंदी में बोलते हैं तेल शोधन कारखाना। ठीक है, भारत की सबसे पहली रिफाइनरी कौन सी है? असम डिगबोई। असम डिगबोई, यहाँ सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था। और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पास में जो रिफाइनरी है वो मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा, कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी। और यहाँ के पेड़े भी मशहूर हैं। क्या मशहूर हैं? पेड़ा नगरी। आप जाइएगा कभी तो बांके बिहारी के पेड़े खाना बहुत मशहूर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, विविधता के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है? इसे बोलते हैं हम नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क, यानी वन्य जीव अभयारण्य। क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य। ठीक है, अब देखो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, कोई बताए बच्चा? जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? एनी आइडिया? बायो बना बेटा, बायोलॉजी बना, दो चीज़ों से मिलकर, जीव और जंतु दोनों से मिलकर, जीव जंतु और वनस्पतियों से मिलकर बायोलॉजी बना है। ठीक है, बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है बायोलॉजिकल भिन्नता, यानी ऐसी जगह जहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु और अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएं। ठीक है, वनस्पति पाई जाएं, उसी को कहेंगे हम बायोडायवर्सिफाई या बायोडायवर्स प्लेस या जैव विविधता केंद्र। अब ये जो नेशनल पार्क होती है क्या करते हैं बताओ कोई बच्चा? इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य, इनमें होता क्या है? किसी को आइडिया है? नहीं? देखो, जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने वातावरण में रहना सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पूरे जंगलों को ही, मानो ये जंगल है, इसके आसपास बाड़ लगा दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक दीवार बना दी जाती है, और जंगल के जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु यहाँ अपने वातावरण में, अपने ही घर में कैद कर दिए जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि हम कैद हैं, और उनका संरक्षण भी हो जाता है। संरक्षण जानते हो तुम? संरक्षण माने देखभाल करना। देखभाल को संरक्षण बोलते हैं। खेतों को साफ करना। अगर वनों की कटाई अधिक होगी तो क्या होगा? खेत साफ होंगे। वनों की कटाई करने से क्या नुकसान होगा? और अच्छा, जमीन को क्या नुकसान होगा बताइए सोच के। एनीबडी एल्स? जंगल कटान से या पेड़ पौधों को काटने से जमीन को क्या नुकसान होता है? मृदा अपर्दन होता है। देखो, मृदा अपर्दन, इसे समझाएं हम। अपर्दन, सॉइल एरोजन। क्या? एरोजन।
देखो सॉइल एरोजन क्या होता है बच्चों? मृदा कटना, जमीन का कटना। आपने देखा है किसी भी नदी और नहर के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? हवा है, भूमि कटाव को रोकते हैं। जैसी बारिश होती है तो बारिश में मिट्टी कटती है, देखा है तुमने? जैसे हमने नया नया खेत बनाया, उसमें मैट डाली चारों तरफ, तो अचानक ही बारिश होगी तेजी से, तो आप देखेंगे मैट बिल्कुल चपटी हो जाएगी या पानी के संग बह के चली भी जाती है। ज़्यादा तेज बारिश होने पर रेलवे लाइन के नीचे की जमीन पूरी गायब हो जाती है, केवल पटरी पटरी रह जाती है। उसको बोलते हैं मृदा अपरदन या भूमि का कटना या भूमि कटाव। तो ये वृक्ष जो होते हैं बच्चों, वन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या करेगा? इसकी जड़ें फैली हैं चारों तरफ, ये मिट्टी है और यहाँ पेड़ लग रहे हैं बहुत सारे, इनकी जड़ें हैं। तो जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांधे रखती हैं और वो पानी आने पर भी उसको कटने नहीं देती। तो वन हमारे ऊपर से भी सहायता करते हैं और नीचे से भी सहायता करते हैं। ऊपर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, जीवनदायी ऑक्सीजन दे रहे हैं, बारिश करने में सहायक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में सहायक होते हैं, और हरियाली तो होती है चारों तरफ। और बेचारे तुमसे कुछ लेते भी नहीं है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य को देते और हैं। लेकिन मनुष्य आजकल का क्या कर रहा है? उनको काटने में लगा हुआ है। जो चीज़, जो वनस्पति हमें जीवन दे रही है, उसको हम काटने का काम कर रहे हैं और उसको काट के हम बड़े खुश हैं। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि हम अपना अंत स्वयं करते जा रहे हैं। हमें मालूम है कि हम अंत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना अंत करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो भूमि कटाव समझ गए तुम? सॉइल एरोजन क्या होता है? बारिश के द्वारा मिट्टी का कटना ही भूमि अपरदन कहलाता है। तेज बारिश के द्वारा एकदम खाली हो जाती है जड़ें, कभी कभी पेड़ भी गिर जाते हैं बेचारे, क्योंकि उसके नीचे की मिट्टी गायब हो जाती है तेज बारिश होने से। तो जंगलों को नहीं काटेंगे तो भूमि कटाव नहीं होगा। भूमि कटाव नहीं होगा तो किसी एक विशेष स्थान पर मिट्टी का जमावड़ा नहीं होगा और उपजाऊ मिट्टी बहेगी नहीं। कभी आपने देखा होगा कि अधिक बारिश हो जाए, हमने फसल कर दी धान की या किसी की, तो उसमें पानी भर गया लबालब, अब पानी भर के दूसरे खेत में जा रहा है पानी भर के, तो क्या होगा? नुकसान। ज़्यादा पानी भरने से खेत में नुकसान क्या होगा? फसल डूब जाएगी, गिर जाएगी फसल। दूसरा, अगर पानी बाहर निकल गया तो जो भूमि के उपजाऊ पोषक तत्व हैं, यानी ह्यूमस, क्या बोलते हैं उसे? ह्यूमस। जो भूमि की सबसे ऊपरी सतह होती है उसे बोलते हैं ह्यूमस। हल्की हल्की काले रंग की होती है, उसे ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। तो बारिश के पानी के साथ बच्चों ये ह्यूमस भी बह के नाली में चला जाएगा। ठीक है, तो भूमि में उर्वरकता या उपजाऊपन बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और लाइट जा चुकी थी इसलिए तेज़ी से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने ही बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये ज़रूरी प्रश्न जो है और बच्चों तक पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।